Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will tell you about the discovery of electrons. So first of all, we will discuss about Dalton's theory. क्योंकि हम लोगों को before discussing discovery of electrons ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई किस तरह से थी, यानी कि क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो जे थॉमसन कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनको इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज के बारे में तो नहीं पता था। तो वो क्या चीज़ सर्च कर रहे थे या वो किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जो उनको वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज के बारे में पता चला। तो हम लोग पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड देखें तो हमारे पास जो मेजर चीज़ आती है वो होती है डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन्स थ्योरी क्या थी? डाल्टन्स एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एटम्स आर एक्चुअली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं मैटर के, और ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। दुनिया का हर सब्सटेंस जो है वो एटम से मिलके बना है, और एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक पोस्टुलेट था डाल्टन्स थ्योरी का। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एटम्स जो होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, और क्या करते हैं? सब्सटेंसेस बनाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। आज हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि एटम्स कंबाइन होके जो न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं उन सब्सटेंसेस को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर कंपाउंड कहते हैं। उस टाइम पर नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि कोई ना चीज़ बनाते हैं, एटम्स कंबाइन होकर हर चीज़ बनाते हैं, सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और थर्ड पोस्टुलेट जो था, जो डाल्टन्स थ्योरी का पार्ट था, वो ये था कि सेम एलिमेंट होगा ना अगर, तो उनके एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, यानी कि सेम एटम्स, सेम एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे, उनका मास, उनका चार्ज, उनका साइज़ जो है वो सेम रहेगा। जबकि अगर हम बात करें डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइटम्स होंगे ना, उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनका साइज़ भी डिफरेंट होगा, और वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, यानी कि वो सेम नहीं होंगे। तो ये थे डाल्टन्स थ्योरी के पॉइंट्स। अब जब डाल्टन्स ने ये थ्योरी पेश की तो उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं सारे वो इस चीज़ को ढूंढने लग गए कि एटम एक्चुअली है क्या चीज़। जिस चीज़ के बारे में डाल्टन्स ने कहा है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स का, तो ये क्या चीज़ है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसका मास क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये दिखने में कैसा होगा। तो वो इन चीज़ों की तलाश में लग गए। उस टाइम पर सब लोग जो हैं, सब साइंटिस्ट जो हैं, मेजर जो डिस्कवरीज कर रहे थे ना, वो लोग डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कर रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब, अब सवाल पैदा होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। तो डिस्चार्ज ट्यूब की एग्जांपल आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से हमारी ट्यूब लाइट्स होती है ना घरों में, ट्यूब लाइट्स का क्या होता है कि वो ग्लास की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ट्यूब लाइट्स ग्लास की बनी होती हैं, और उस ग्लास के अंदर कोटेड होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल। ठीक है, आप लोगों को नज़र नहीं आता, अगर आप लोग ट्यूबलाइट्स को करीब से देखें तो वो वाइट कलर का आपको मटेरियल नज़र आएगा जो ग्लास के साइड्स पर कोट किया हुआ होता है। उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल। और अगर आप लोग ट्यूबलाइट की साइड्स को देखें तो रॉड पूरा तो ग्लास का होता है, लेकिन ट्यूबलाइट की जो साइड्स होती हैं वो मेटालिक डिस्क्स लगी हुई होती हैं, और हम उसको कनेक्ट किया होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ। ठीक हो गया। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक ओवरव्यू या एक इमेज आपके जहन में क्रिएट हो गई होगी, सेम एज जैसे हमारी ट्यूबलाइट्स होती हैं। तो जे थॉमसन क्या कर रहे थे उस टाइम पर? जे थॉमसन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि एटम, बता तो दिया डाल्टन ने कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन बाकी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं एटम्स के बारे में। तो वो मेनली ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये वो डिस्कवरी करना चाह रहे थे एटम के स्ट्रक्चर की, एटम के मास की, चार्ज की, और चीज़ों की जो नहीं मालूम थी उस टाइम पर। ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ एक्सपेरिमेंट की? अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरह से हुई, तो जो जे थॉमसन थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास एक कैथोड प्रेजेंट है। कैथोड का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रोड है प्रेजेंट। और कैथोड हम इलेक्ट्रोड को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग एक छोटी लाइन से शो करते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जबकि बात करें एनोड की, तो एनोड जो है उसके अंदर एक होल प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं परफोरेटेड है, ये एक होल प्रेजेंट है इसके अंदर। और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हम लोग जो है वो बड़ी लाइन से शो करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई? अब उन्होंने क्या किया है, ऊपर लगाया वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप इसलिए लगाया है ताकि वो जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वो सबको रिमूव कर दें। उन्होंने सबको रिमूव कर दिया। अब उन्होंने अपनी मर्जी से इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ आ गया। उन्होंने इसको फिल कर दिया। अब लास्ट चीज़ जो उन्होंने की वो क्या किया कि जो
डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, उसके जो एनोड के पीछे वाली हिस्सा था ये वाला, इस वाले हिस्से पर उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया। ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो मटेरियल होगा ना फ्लोरेसेंट, फिर जब कैथोड रेज उससे टकराएंगी तो वो कलर ऑफ लाइट में फ़र्क आएगा। अगर फॉस्फोरस होगा तो ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, इसी तरह कलर्स में डिफरेंस होता है ड्यू टू द फ्लोरेसेंट मटेरियल। अब ये हमारे पास अपरेटस पूरा सेट कर लिया जे थॉमसन ने। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए उन लोगों ने जो था प्रेशर वो रखा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा और वोल्टेज जो है वो पास कराया उसमें से। जब उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वोल्टेज पास कराया तो उन्होंने देखा कि कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई उसमें ना उन्होंने फ़र्क नज़र नहीं आया, एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं हुआ डिस्चार्ज ट्यूब में, नथिंग कैन चेंज। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्रीज़ करना शुरू किया वोल्टेज को। उन्होंने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया 1000 टाइम्स, मतलब उन्होंने वोल्टेज को रखा 1000 और उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो रिड्यूस किया 0.1 एटमॉस्फेरिक तक। ठीक है, एटीएम तक। अब क्या हुआ, जब उन्होंने वोल्टेज किया 1000 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 0.1 किया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तब भी कोई उन्हें चेंज महसूस नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, थर्ड टाइम जब उन्होंने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हमें करते हैं ना हम लोग को तो एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाती है कि हाँ भाई उन्होंने इतना प्रेशर रखा था, इतना जो है वो वोल्टेज रखा था, लेकिन रियलिटी में उतना वोल्टेज और उतना प्रेशर डायरेक्ट नहीं पता लग जाता उनको कि इस पे होगा। वो स्लोली इंक्रीज़ कर रहे होते हैं टेम्परेचर, या अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है वो स्लोली डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करके कर रहे होते हैं। डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट टर्म्स अप्लाई होती हैं, उसके बाद जाके एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है कि हाँ इस वाली वैल्यू के ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। ठीक, तो उन्होंने जब थर्ड टाइम चेंज की तो क्या किया, उन्होंने इसको रिड्यूस किया अप टू 10,000 टाइम्स। तो मतलब वोल्टेज कितना रखा उन्होंने, 10,000 वोल्ट, काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया अप टू 0.001 एटमॉस एटीएम। ठीक हो गया। अब उन्होंने जब किया 0.001 एटीएम और साथ वोल्टेज को बहुत बढ़ाया, 10,000 वोल्टेज थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई चेंजिंग हुई है, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पीछे उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया था, यहाँ पर इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हुई है। और अब क्योंकि वो देख तो नहीं सकते थे कि मतलब किस तरह से रेज निकल रही हैं, कैथोड रेज क्योंकि विजिबल तो नहीं थी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बिहाइंड द एनोड द स्क्रीन विच वॉज कोटेड बिकम्स इल्यूमिनेटेड। अब स्क्रीन जो इल्यूमिनेटेड हुई है तो यकीनन कोई ना कोई चीज़ आके स्ट्राइक की है जिसकी वजह से स्क्रीन जो है वो इल्यूमिनेटेड हुई है। तो उन्होंने कहा कि रे जो है वो इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से आ रही होगी, तभी तो पॉजिटिव साइड पर अट्रैक्ट हुई और फिर पीछे जाकर स्ट्राइक की तो वो फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हुई या इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हुई। यहाँ तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद अब वो जाहिर है जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, और उससे पहले कि आप उसको शेयर करें लोगों के साथ, दुनिया के सामने उसको बताएं, आपको प्रॉपर खुद उसके ऊपर पूरी एक्सपेरिमेंट पूरी रिसर्च करनी होती है। आपको बताना होता है कि मैंने इसमें ये किया ये किया। तो ये तो सिंपली उन्हें डिटेक्ट हुआ कि कोई चीज़ है जो ट्रैवल करके आई, लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं था कि क्या वाकई ये नेगेटिवली चार्ज है, या अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये कहाँ से निकली है और ये किस तरफ, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मैथ चार्ज वगैरह या क्या चीज़ है ये। और इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो अराइज हुए। अब उन्होंने अपने ही सवालों के जवाब फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, उन्होंने इस ट्यूब को, इस डिस्चार्ज ट्यूब को जो है वो मॉडिफाई किया। ठीक है, मॉडिफाई करके उन्होंने डिफरेंट टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई की ताकि वो जान सकें कि एक्चुअली में इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इसका मैस है या नहीं है। तो ये सारे सवाल के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने मॉडिफाई किया। और मॉडिफिकेशन के बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे हमारे पास सोडा बॉटल्स होती हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो हमारे पास बॉटल्स होती हैं, कुछ उस शेप की उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पे रखी। और क्या किया उन्होंने कि डिस्चार्ज ट्यूब रखने के बाद यहाँ पर उन्होंने लगाया कैथोड, जैसे वहाँ पर था सेम वैसे ही। साथ उन्होंने लगाया एनोड, एक ऐसा एनोड जिसके अंदर होल है। ठीक है, उसके बाद साथ उन्होंने बैटरी कनेक्ट की, जैसे पीछे थी सेम एज इट इज़ वैसे ही। अब क्या चेंजिंग आई इसमें, उन्होंने यहाँ से लाइट पास कराई, सिंपली लाइट पास करके इस पॉइंट पर लगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं चेक करता हूँ कि क्या वाकई ये रेस जो निकल रही हैं ये कैथोड से निकल रही हैं, एनोड से पास हो रही हैं, तो क्या ये वाकई नेगेटिवली चार्ज हैं। अब कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, उन्होंने 2 प्लेट्स लगाई, पॉजिटिव प्लेट ऊपर लगाई, नेगेटिव प्लेट नीचे लगाई, इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी।
इलेक्ट्रिक फील्ड जब उन्होंने अप्लाई की और उन्होंने यहाँ से वोल्टेज दिया और प्रेशर मेंटेन किया, तो यहाँ से जब रेज जो थी, जो भी रेज थी जो पास कर रही थी यहाँ से, वो कैथोड से निकली, एनोड से गुजरी, और उन्होंने जो है वो स्ट्राइक पहले सीधा किया था जब नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक ऊपर वाली साइड पर किया, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ से वो जो है वो डिफ्लेक्ट हुई और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। ठीक है, यहाँ से रिपेल हुई हैं और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, इसीलिए जो बीम है यहाँ पर फ्लोरेसेंस जो है वो इस जगह पर, इस पॉइंट पर फील हुई। ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ अब जो है ना कंफर्म होता जा रहा है कि वाकई रेज जो है ना ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, और इन रेज को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज का। अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो था चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनको रिमूव किया, और उन्होंने कहा मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, आपने बार मैग्नेट देखा हुआ, उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, यू शेप्ड का होता है वो। तो उन्होंने बार मैग्नेट अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्चार्ज ट्यूब को उसके अंदर रखा, ये समझे डिस्चार्ज ट्यूब है, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को उसके अंदर रखा और उन्होंने फील किया कि अब क्या होता है। आपको पता है मैग्नेट में जो है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये नेगेटिवली चार्ज रेज थी ना, तो उनको डिफ्लेक्ट करना था इस तरफ। ठीक है, मतलब पोल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने मैग्नेट रखा, तो जब उन्होंने देखा कि फ्लोरेसेंस कहाँ पर फील हुई, तो फ्लोरेसेंस वाकई इस जगह पर प्रोड्यूस हुई, इल्यूमिनेशन जो है वो इस पॉइंट पर P3 पॉइंट पर जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। तो इससे उनको कंफर्म हो गया कि हाँ इन्होंने तो सही प्रॉपर्टीज़ दी हैं, यानी बिल्कुल परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ ही डाइवर्ट होना था, और यहीं पे इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए थी अगर नेगेटिव रेज होती, और यहीं पर हुई है। इसका मतलब है कि पक्का हो गया कि ये नेगेटिव रेज है, जिनको नाम दिया गया कैथोड रेज का। अब एक्सपेरिमेंट यहाँ तक परफॉर्म हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है ये रेज निकली हैं, ये ट्रैवल की हैं, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है इनको इफेक्ट पहुंचा है, कोई ना कोई इफेक्ट हुआ है। अब उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं कैथोड और एनोड का मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ इसकी वजह से ये रेज निकल रही हैं, और बाकी सब अगर मैं मटेरियल चेंज करके देखूँ तो ये रेज ना निकलें। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैथोड एनोड का मटेरियल जो है वो चेंज करके देखा। जब उन्होंने मटेरियल चेंज करके देखा तो एक्सपेरिमेंट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा फिर शायद जो गैस मैंने यूज़ की, यानी हाइड्रोजन गैस मैंने यूज़ किया, हाइड्रोजन गैस की वजह से तो नहीं हो रहा ये एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस चेंज की और उसकी जगह लिथियम या कोई और गैस जो है वो उसमें डाल कर देखी। जब उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब की गैस जो है वो चेंज की और कोई और गैस डाल के देखी, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि जैसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूरा पहले परफॉर्म किया था, जब उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को सेम दोबारा रिपीट किया तो उसकी किसी भी चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं आई, एज इट इज़ जैसे पहले हुआ था हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, दूसरी गैस की प्रेजेंस में भी वैसे ही एक्सपेरिमेंट हो गया। जब उन्होंने मेटल्स भी स्वैप कर ली, उसके बाद उन्होंने गैस भी चेंज करके देख ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा कि वट एवर बी द सब्सटेंस, ठीक है, we still got same cathode rays from different electrodes and different gases। मतलब कि इलेक्ट्रोड्स कोई भी हो, गैसेस कोई भी हो, हमें कैथोड रेज सेम मिल रही हैं, वेदर द कंडीशन इट विल बी। तो उन्होंने कहा कि ऑल मैटर शुड कंसिस्ट ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ से इनको नाम दिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर ये रेज जो हैं वो हर किस्म के मटेरियल के अंदर से प्रोड्यूस हो रही हैं, हर किस्म की गैस की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, किसी गैस का किसी मेटल का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कि उसकी वजह से ना प्रोड्यूस हो, तो उन्होंने कहा कि फिर यकीनन ऐसा होगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर ये पार्टिकल्स या ये रेज जो है वो मौजूद होंगी, नेगेटिवली चार्जेस। अब हुआ क्या, अब उन्होंने सोचा कि इसका अगर मैथ उन्होंने फाइंड आउट किया, E/m वैल्यू उन्होंने ना, जे थॉमसन ने इसकी E/m वैल्यू फाइंड आउट की, जब चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड आउट की, उन्होंने कहा कि इसका मैथ तो हाइड्रोजन से 1000 टाइम्स कम है। ठीक है, तो डेल्टन्स ने तो कहा था कि हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा एटम है, मतलब उन्होंने कहा था एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर है, और एटम्स में हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। तो जब उन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज़ की थी, तो फिर ऐसी कैथोड रेज ये क्या चीज़ है जो जिनका मैथ हाइड्रोजन से 1000 टाइम्स कम है। तो मतलब डेल्टन्स थ्योरी तो फिर गलत निकली कि हाइड्रोजन तो नहीं है सबसे छोटा एटम, कोई और चीज़ भी है जो जो हाइड्रोजन एटम से 1000 टाइम्स स्मॉलर है। ठीक है, जिसका मैथ जो है वो हाइड्रोजन से 1000 टाइम्स कम है। तो उन्होंने कहा कि अगर हाइड्रोजन वाकई आइटम है सबसे स्मॉलेस्ट, तो उससे छोटा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इससे क्या चीज़ हुई कि ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। और उन्होंने क्या कहा कि एटम जो है वो यकीनन न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, होल एटम न्यूट्रल होगा। तो जब होल एटम न्यूट्रल है
ये तो बात पहले भी पता थी, होल एटम न्यूट्रल है, तो जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो कुछ पॉजिटिव भी तो होगा। तो ये फिर डिस्कवरी जो है पॉजिटिव चीज़ की, या पॉजिटिव जिनको हम आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कहते हैं, उसकी डिस्कवरी बाद में की गई। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका एक्सपेरिमेंट, इसकी डिस्कवरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़, कि क्या प्रॉपर्टीज़ पोजेस करती थी कैथोड रेज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। ये हमारे पास मौजूद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये हम लोग को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी पता लग गया था कि ये रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट क्या था, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आया हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में कि दीज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही थी, ये भी आप लोगों ने नोटिस किया। दीज कॉज हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट कॉज करती हैं। अब हीटिंग इफेक्ट किस तरह से कॉज करती हैं, चले मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। क्या होता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जब करंट पास करता है, ठीक है, यहाँ से जब करंट फ्लो करता है, करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, इससे पास किए जो गैस के साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, फॉर एग्जांपल H2 गैस प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन जब H2 गैस से स्ट्राइक करेगा तो इसको आयनाइज कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने गैस को आयनाइज कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए और स्ट्राइकिंग हुई यहाँ पर, तो एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफ्लेक्शन शो की। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड द मेटल ऑफ कैथोड और एनोड। ये बात भी हम लोगों ने कंफर्म कर ली थी कि वाकई नेचर ऑफ गैस का कोई इफेक्ट नहीं है, और ना ही कैथोड और एनोड के अंदर हम कोई भी मेटल यूज़ करें उससे भी कैथोड रेज में कोई चेंजिंग नहीं आती। नेक्स्ट क्या था, दे हैव कांस्टेंट ई ओवर एम वैल्यू, ई बाय एम वैल्यू उसकी सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी वही रहता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी चेंज नहीं होता। तो ई बाय एम वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसमें जब उन्होंने कैलकुलेट की तो ई बाय एम वैल्यू आई थी 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा, उन्होंने नेक्स्ट कहा कि दीज रेज ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज़ बाद में डिस्कवर हुई थी कि इसकी स्पीड क्या होगी। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, यानी कि कैथोड रेज जो है वो एक रे नहीं है, जैसे लाइट में हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो एक रे की तरह भी, एक वेव की तरह भी एक्ट करती है और एक पार्टिकल नेचर भी रखती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि कैथोड रे जो है ना, ये एक प्रॉपर रे नहीं है, इसमें यकीनन पार्टिकल्स भी हैं। दे हैव मैस एंड एनर्जी, मैस है तभी तो वो जो है वो स्ट्राइक कर रही है, और एनर्जी है तभी तो वो मूव कर रही है। मैस था तभी तो उसने स्ट्राइक किया और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया और उसको आयनाइज किया गैस को। ठीक है, तो कैथोड रेज कैन आयनाइज अ गैस। फिर ये वही बात की है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हाइड्रोजन गैस को कंसिडर करते हुए। दीज कॉज रोटेशन ऑफ लाइट व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने ना यहाँ पर आप लोग चलें यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया था इस वाले एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने एक व्हील रखा था। ठीक है, व्हील का क्या मतलब था, इस तरह से ना, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, जब रे आके स्ट्राइक करेगी इसके ऊपर वाले से तो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी। यहाँ पर शायद आप लोग को विजिबल नहीं, मैं इस तरह बताती हूँ। इस तरह से समझे, एक व्हील है, वो प्लेस है डिस्चार्ज ट्यूब में, जब रेज यहाँ से आके इसके साथ स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि क्योंकि उनके पास मैस है, उनके पास एनर्जी है, तो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दे कॉज रोटेशन ऑफ लाइट व्हील प्लेस इन देयर पाथ, तो वो उसको रोटेट करा देती हैं। और इसमें एक और पॉइंट भी है कि जब आप लोग इन वेव्स के रास्ते में या इन लाइट रेस के रास्ते में कोई चीज़ रखते हैं ना कैथोड रेस के रास्ते में, तो उसका एक शेडो प्रोड्यूस भी कर लेती हैं ये। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने यहाँ रखा है तो इसका एक शेडो प्रोड्यूस हो जाएगा इस जगह पर, तो ये इनके अंदर ये भी एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यूजेस, कैथोड रेज जो है ये यूज़ कहाँ पर हो रही हैं, तो अगर आप लोग टीवी डिस्प्ले देखें, मतलब अपनी टीवी स्क्रीन्स या एलईडी स्क्रीन्स देखें ना, उनमें आज भी ये चीज़ जो है वो फॉलो हो रही है। क्या होता है इसका प्रोसीजर, कि जब आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी की जो ग्लास स्क्रीन है, उस ग्लास स्क्रीन के पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग लगी हुई होती है, और जब आप लोग टीवी को ऑन करते हैं तो कैथोड रेज जो है वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं और जाके जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ टकराती हैं तब आपको जो है वो पिक्चर विजिबल होती है। आपको टीवी स्क्रीन पर डिफरेंट करेक्टर्स और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कलर्स जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह अगर आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन्स की बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन्स भी कोट की हुई होती हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ, और उसकी वजह से आप लोगों को इमेजेस विजिबल होती हैं।
इसके अलावा ऑसिलोस्कोप जो होता है ना, उसके अंदर भी हम लोग कैथोड रेज़ का यूज़ देखते हैं। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस। होप सो आपको ये समझ आई होगी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज़। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।